तो देखिए, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और राहुल गांधी भी अब वोट डाल चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच चुकी हैं। इससे पहले आप देखिए, एस जयशंकर हो, मनीष सिसोदिया हो, तमाम वरिष्ठ नेता एक एक कर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि आज दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी हो, बीजेपी प्रत्याशी हो, आम आदमी के प्रत्याशी हो, लगातार वोट डालने पहुंच रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने भविष्य को सोचकर ही आज वोट डालिएगा। तो बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं वोट डालने के बाद, वो भी आप सुनिए। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पहली महिला देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया और मतदाताओं से भी लगातार अपील की जा रही है, दिल्ली के वोटर से, कि वो भी अपने अपने घरों से निकलकर वोट डालें। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक मतदान केंद्र की, जहां राष्ट्रपति पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और एक जागरूक वोटर होने की जिम्मेदारी भी उनकी ओर से निभाई गई है। देखिए, लगातार वरिष्ठ नेता और इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मतदान करने पहुंची हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए। मेहनत और दूसरा ईश्वर की कृपा। कई बार मेहनत होती है, कृपा नहीं होती ईश्वर की, तो सफलता नहीं आती। तो इसलिए मेहनत हमने खूब की, 5 साल मेहनत की। और कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। तो हमने 5 साल मेहनत की है, इसलिए हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं हुई इस चुनाव के दौरान भी। मगर ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जो है, उसके बिना कोई काम नहीं बनता। इसलिए आज माँ के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगा है, अपने लिए नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। और माँ जो है हर बार की तरह कृपा करेगी। सारा जी, कल रात को हलचलें रही कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी, पैसों के साथ जो है वो पकड़ा गया, 5 लाख कैश के साथ, और बताया जा रहा है कि ये सीएम आतिशी के ऑफिस के हैं। साथ ही काफी बवाल हुआ, क्या किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, आप किसी भी आदमी को पकड़ के कहें कि ये सीएम का आदमी है, ऐसे तो नहीं चलता। आपने कोई तथ्य दिखाया हो, कोई आईडी कार्ड दिखाया हो, उनके साथ उनको कभी दिखाया हो, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, कल रात को हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस में हमने डाली नहीं वीडियो की बात, कहीं पे पुलिस घुस आई और हमने पूछा, भाई क्या आपके पास कोई वारंट है? कह रहे नहीं, हमें कंप्लेंट मिली है। हमारे लोग बस्ता बांट के खाना खा रहे थे, ठीक है, और फिर एसएचओ आए, हमें कंप्लेंट मिली है। हमने कहा भाई चेक कर लो, चेक कर लिया, ना पैसा मिला। कह रहे हमें पता चला यहाँ शराब पी जा रही है। हमने कहा चेक कर लो, कुछ नहीं मिला। मगर क्या ये संभव है कि एक कैंडिडेट के प्रेमिसेस पे पुलिस रात को 11 बजे छापा मारे? क्या उनके पास कोई सर्च वारंट था? नहीं था। क्या वो ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मगर हमने इसके लिए शोर नहीं मचाया, क्योंकि हमने कहा हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया दिल्ली पुलिस से कि हमारे दफ्तर पर छापा मार के देख लिया, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली। मगर आज जो सुबह से हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जैसे हमारा चिराग दिल्ली है, वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, 200 मीटर पे आना जाना बंद कर दिया है। कोई महिला दूर से देखती है, कहती है अच्छा है तो बंद हो गया, वो वापस जा रही हैं। जब कोई आदमी बैरिकेड पे आके उनसे लड़ेगा कि मेरे को वोट डालने जानी है, अच्छा तू चला जा, तो क्या ऐसा संभव है? क्या मैंने तो अपने 40-45 साल की उम्र में कभी नहीं देखा होगा। कोई बुजुर्ग आएगा 200 मीटर पैदल चल के जाएगा, कोई बीमार आएगा 200 मीटर पैदल चल के जाएगा। हर इलाके में जो बड़े बड़े वीआईपी इलाके हैं, गोल्फ लिंक्स जैसे, साउथ एक्स जैसे,
वहाँ पे आदमी गाड़ी जो है ड्राइवर के साथ आता है और स्कूल जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वॉक करके अंदर जाता है। यहाँ आप 200 मीटर पे जो है रोक रहे हो, वहाँ पे स्कूटर बाइकों का जाम लग गया है। तो आप जानबूझ के जो है वोटिंग को रोकने के लिए, वोटिंग को स्लो कराने के लिए घटिया षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने पूछा किसका ऑर्डर है, इंस्पेक्टर साहब आ गए, ऊपर से है। ऊपर कौन है? डीसीपी का ऑर्डर है, कमिश्नर का ऑर्डर है, आरओ का ऑर्डर है, ऊपर से है। तो जब गैर कानूनी ढंग से कोई काम किया जाता है और वो रूल्स के खिलाफ होता है तो ये कहा जाता है ऊपर से है। ऊपर तो भगवान है, भगवान ने तो दिया नहीं है। कैलाश से, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के 3 बार के कैबिनेट मंत्री, और उनके सामने 2 बार की पार्षद शिखा राय को इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम तस्वीरें भी चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही नवीन गौर जी आम आदमी पार्टी से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, आपका पहला रिएक्शन, कहां देख रहे हैं आप दिल्ली के इस दंगल में तीनों ही राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, डार्क हॉर्स की तरह कांग्रेस ने इस बार चुनाव कैंपेन चलाया है और पिछले 3 चुनाव के बाद पार्टी उम्मीद कर रही है कि अच्छा करेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा पिछले 3 चुनाव में। इस बार उन्होंने काफी मेहनत की है, अपने प्रत्याशियों को काफी बेहतर ढंग से प्लेस किया है। तो और चूंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी आपको झेलनी पड़ रही है, इस बीच में बहुत सी घटनाएं हुई और उन सारे जो इन्होंने थ्योरीज एस्टेब्लिश की थी कि व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, आरोप लगते ही कुर्सी छोड़ देंगे, उनके तमाम नैरेटिव जो लोगों के दिमाग में थे, सबकॉन्शियस में बस गए थे अन्ना आंदोलन के समय से, वो सब ध्वस्त हो गए। अब एक कॉमन पार्टी की तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसे बाकी राजनीतिक दल हैं और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, वो दावे कितने भी कर लें। तो ये जो इस परिस्थिति में जो चुनाव हो रहा है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी पार्टियां एक जैसे पैरामीटर के साथ मौजूद हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो इसलिए ये चुनाव शुद्ध पॉलिटिकल है, इसमें कोई इमोशनल कंटेंट नहीं है। जो फ्रीबीज हैं उनको भी लेके लोगों के दिमाग में एक सेटल डाउन हो गया है कि जो फ्रीबीज हैं वो तो कॉमनली दी जा रही हैं, तो वो सारी चीजों को लेकर और सभी पार्टियां उस पर अपने वादे कर रही हैं। तो अब कोई स्पेशल कैरेक्टर जो एक्स फैक्टर आम आदमी पार्टी के साथ हुआ करता था, इस चुनाव में नहीं दिखा है। तो मुझे लगता है इस चुनाव को प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल है। विजय जी, अमूमन हमने दूसरे स्टेट्स में देखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र भी और इसके साथ ही हरियाणा भी, मतदाता ज्यादातर उन राजनीतिक पार्टियों के साथ जाते हैं जो ऑलरेडी सत्ता में होती हैं, जिनकी योजनाओं का लाभ मतदाताओं को मिलता है। अब आम आदमी पार्टी जो लगातार फ्रीवीज योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी ने भी उसी मैनिफेस्टो को कॉपी कर लिया, या तो ये कहें कि कांग्रेस ने भी उसी को कॉपी पेस्ट किया है, तो मतदाता क्या कंफ्यूज हो सकता है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी सामने खड़ी है और दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी चुनौती है हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा प्रदर्शन करने की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये ट्रेंड बन रहा है कि रूलिंग पार्टी रिपीट कर रही है। इवन आप देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां रिपीट नहीं होती थी, रिपीट हो गई, लेकिन राजस्थान में परिवर्तन हुआ, हिमाचल में परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर हरियाणा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आखिर में आप देख लीजिए झारखंड जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में था, ये बहुत ये माना गया कि बहुत आदर्शवादी लोग हैं, सबसे अच्छे पॉलिटिशियन यही हैं, क्योंकि ये व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, नई चीजें देने के लिए आए हैं, लोगों के सेवा करने के लिए आए हैं। ये नेता नहीं है, ये विशिष्ट लोग हैं और ये सर्विस देने आए हैं। बहुत से लोगों को, इवन मैं खुद 2013 में आम आदमी पार्टी की इन सारी थ्योरीज का बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन समय ने इनकी अच्छाइयों के सामने वो सारी चीजें खड़ी कर दी जो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ होता था। तो जो इनका ऑरा था वो ध्वस्त हो चुका है। जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट आई या दूसरी तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इनको एक कॉमन पॉलिटिकल पार्टी या जो परंपरागत राजनीतिक दल होता है उसी के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब वो जो उन राज्यों में जहां रिपीट हुई सरकारें और उन राज्यों में जहां रिपीट नहीं हुई सरकारें बदल गई, उन दोनों राज्यों के एग्जाम्पल के बावजूद विजय जी, हमने एक चीज ये भी देखी कि इस बार बीजेपी ने भी कोशिश की है कि जो आम आदमी पार्टी का जीत का फॉर्मूला है उसको क्रैक करे
और इसीलिए आप देखिए रणनीति में भी बदलाव हमने देखा। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर स्पष्टता रूप से हमें समझा पाएंगे। प्रदीप जी, हमने देखा कि इस बार अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी ने अलग अलग रणनीति अपनाई। आपने जाट वोटरों की भी बात करी, पूर्वांचली वोटर्स पर भी आपने कहीं ना कहीं उनको इस तरह से मोहित किया, ये एक शब्द का इस्तेमाल मैं कर सकती हूं कि वो कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन के तौर पर दिल्ली में देख रहे हैं। उत्तराखंड के जो ज्यादातर वोटर्स हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं उनको साधने में भी काफी प्रयास करती नजर आई। क्या यही एक फॉर्मूला था जिस पर इस बार बीजेपी ने टारगेट किया कि कैसे वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करें? जी देखिए, जो फार्मूला आपने अब तक बताया, मैं पूर्व वक्ता सीनियर जर्नलिस्ट की मैं बात सुन रहा था उनकी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि बाकी इधर दिल्ली एनसीआर के चैनल पे कोई एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो आपने लिया उसका कोई नाम भी नहीं ले रहा था। लेकिन फिर उन्होंने कुछ तर्कों से बताया कि देखिए क्या चल रहा है। तो दिल्ली देखिए, बाकी अगर तुलना की जाए गोवा और पुडुचेरी को छोड़ करके, दिल्ली एक, अगर मैं कहूँ, एक बहुत बड़ा महानगर है, तो वो ज्यादा होगा। दिल्ली पूर्ण राज्य, खैर मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पे व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आप देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछे कि इन जाति के वोटर, उन जाति के वोटर, तो राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हैं और उसको अमल में ले आते हैं। लेकिन दिल्ली एक उतना बड़ा प्रदेश नहीं है कि देखिए, यहाँ पे अगर आप पूर्वांचली वोटरों को कहें तो कुछ लोग कहते हैं कि 40% है, कुछ लोग कहते हैं कि 25% मतदाता है, उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन दिल्ली आकर के सारे लोग दिल्ली में ही हो जाते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन मैं पीछे 22-23 वर्षों से, 24 वर्षों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा पहला वोट दिल्ली में ही पड़ा, तो मैं तो दिल्ली का मतदाता कहा जाऊंगा संवैधानिक तौर पे। लेकिन अभी अगर आप हमारी टारगेट बेस पार्टी की बात करें, तो मेरे अब तक के जीवन काल के अनुभव में मुझे नहीं लगता, निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश या बड़े राज्यों में आप एक बार के लिए आप इस तरह की बातों को अगर प्रकाशित करें तो समझ में आती है बात। लेकिन दिल्ली 1,40,00,000 मतदाता लमसम है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्वग्राही सभी समान है। यहाँ पे किसी जाति को टारगेट करके आप नहीं कर सकते। हाँ, निश्चित तौर पे उत्तराखंडी वोट है, पूर्वांचली वोट है, हरियाणा से सटे हुए वोट है, लेकिन आप बनस्पत दूसरे राज्यों के अगर आप यहाँ पे देखें तो समावेशी समाज है। क्या ये स्ट्रैटेजी भी माने? प्रदीप जी, एक बात और स्पष्ट कीजिएगा, महाराष्ट्र में ये स्ट्रैटेजी काम आई, जैसा देश वैसा भेष, स्थानीय नेताओं को मौका देना, उनकी बातों को सुनना, रीजनलाइजेशन करना, ये कहीं ना कहीं आपको महाराष्ट्र में फायदा दे चुका है। क्या इस बार इसलिए दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स की याद आपको आई? अरे पूर्वांचली वोटर्स, मैं एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, वरना फिर आप कहेंगे कि आप पूर्वांचली वोटर्स की क्यों बात कर रहे हैं। ये बात फैक्ट है कि दिल्ली बहुत छोटा क्षेत्र है, लेकिन पूर्वांचली वोटर्स का अपना एक हिस्सा रहता है हमेशा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप देखिए सटे हुए राज्यों से है, तादाद उनकी भी काफी ज्यादा है दिल्ली में। वो दिल्ली के हो चुके हैं, लेकिन दिल तो उनका उत्तराखंडी और पहाड़ी रहे दिल्ली में पूर्वांचली के। देखिए, दिल्ली आकर के दिल्ली सभी को अपना लेती है, तो हम पीछे से कहीं से भी आए, दिल्ली में आकर के सभी दिल्ली वासी हो जाते हैं। प्रदूषण होता है तो किसी उत्तराखंडी या पूर्वांचली या किसी मूल दिल्ली वाले को अकेले मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं करता। प्रदूषण तो सबके लिए होता है। उसी प्रकार से अच्छी सड़कें होती है तो वो सभी के लिए होती हैं, तो उसमें कोई डिस्टिंक्शन या उसमें कोई बाइफर्किकेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि दिल्ली, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी नई चीज आती है, कोई नई सरकार चीजें इंप्लीमेंट करती है तो पहले राजधानी दिल्ली से होती है। तो दिल्ली अगर अच्छी चीजों को आगे लेने के लिए प्रथम लाइन में सबसे पहले होती है, उसी प्रकार से प्रदूषण को लेने के लिए भी है। तो ये जो इस बार के चुनाव है ना, देखिए दिल्ली में अगर वो हमारे यहाँ तो तमिलनाडु का भी प्रकोष्ठ है, केरला का भी प्रकोष्ठ है और उत्तराखंड का भी है। पूर्वांचल मोर्चे का तो मैं कार्यकर्ता ही हूँ, और मतलब मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा जो विभाग दिया हुआ है उसमें मैं पूर्वांचल से आता हूँ, तो पूर्वांचल मोर्चे का हूँ। लेकिन क्या इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रदूषण कम या अलग अलग करके तो नहीं आता है ना, सभी को बराबर मिलता है। ट्रैफिक जाम लगता है तो हम सभी कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है या हमको जूझना पड़ता है। वही बात दिल्ली के साथ भी लागू होती है। तो आपने कम से कम एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया और सर ने जो बातें बताई कि देखिए क्या डिफरेंस है, यूपी में रिपीट हुई
सरकार। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश फॉर दैट मैटर कुछ समय के लिए भी जो है एक बार चलता था, लेकिन मामा जी के बाद वो चीजें बदली। मैंने भी यहाँ 10-10 साल तक कांग्रेस का शासन देखा है और उनके नेताओं के बयान भी मुझे याद है। मैं छात्र रहा इंदौर में कुछ समय तक, लेकिन अब देखिए क्या है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, कम्युनिकेशन सिस्टम सबके पास है और आप बहुत देर तक उसको फेक नहीं कर सकते। तो जो चीजें धरातल पे हो रही हैं आज, वो आखिरी मतदाता तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आप बीते 4-5 दिनों के बयान देखें, इस समय सत्ता पक्ष के दिल्ली में से जो सत्तासीन पार्टी है उसके, तो बहुत सारी चीजें अपने आप कही जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए। हमें बहुत लोग सुनते हैं और हमें अपना स्तर एक स्टैंडर्डाइजेशन पे रखना चाहिए कि मतदाता भी उसको परिपक्वता से समझे, उसका ज्ञान बढ़े। और हम अगर इतना डीप डाउन चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो ना समाज का भला करेगा, ना ही सुनने वालों का भला करेगा। प्रदीप जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन जिन सवालों को उठाया गया है उनका जवाब हम नवीन जी से लेंगे। पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त कुछ कह रही हैं। का माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालिका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। चलिए, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक क्लास रिएक्शन आपसे लूंगी इस पर। सीटें कितनी आने वाली हैं, कितनी तैयार है बीजेपी इस बार? आम आदमी पार्टी को टक्कर तो हालांकि देती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या सूखा खत्म कर पाएगी? वनवास इस बार के चुनाव में बीजेपी का खत्म होगा? निश्चित तौर पे आप इसको रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। 8 तारीख को चर्चा पे बुलाएंगे, मैं फिर आके बोलूंगा। ठीक है, हमारी 48 सीट से ज्यादा आ रही है। ठीक है, 48 सीट से ज्यादा आपकी आ रही है। आपकी बातों पर नवीन गौर जी बहुत तेज उनको हंसी आई, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि आम आदमी पार्टी पर इस बार भरोसा जताएगी जनता। मैं आती हूँ सर आपके पास। नवीन गौर जी, बात अपनी रखिए सर। आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। मैं आती हूँ सर आपके पास। प्रदीप जी, आ रही हूँ आपके पास। नवीन गौर जी, इतनी बड़ी मुस्कुराहट की वजह क्या, जबकि आरोप ये लग रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है पार्टी के खिलाफ? लेकिन इनको कंप्लीट करने दीजिए पहले एक बार। इनसे देखिए, मुस्कुराहट बोल दिया। मैं कहा कि नवीन जी मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी कामना है। सत्तासीन होते हुए भी 5 बजे तक वो और मुस्कुरा लें, इसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे, लेकिन इस भाव से नहीं मुस्कुराएंगे कि उनकी सरकार दिल्ली में है। मैं क्या, नवीन जी, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा मोहल्ला, पूरा समाज मुस्कुराए, हम तो ऐसी कामना करते हैं। लेकिन अब ये सत्ता वाली हंसी ज्यादा देर तक उनको नहीं मिलने वाली है। ठीक है नवीन जी, हो गया। तो मैं मुस्कुरा, देखिए आप एक बात बताइए, मैं एक साधारण से बात पूछता हूँ। जब कोई अच्छा जोक सुनाए, जब कोई ऐसी बात कहे जो कि ना होने वाली हो, तो क्या होता है? अमूमन हंसी आती है। तो वही मेरे साथ हुआ, जो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो सब लोग कह रहे हैं, दिल्ली की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। अगर उसके विपरीत कोई बात करेगा तो चीजें इसी प्रकार से हंसी आना लाजमी है, और उसी वजह से मुझे हंसी आई। रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनकी शब्दावली, सर हमारी शब्दावली बहुत शानदार रही इस चुनाव के समय में, आपकी शब्दावली बहुत क्वेश्चनेबल रही। आपने भर भर के, आपकी पार्टी के नेताओं ने हमारे नेताओं को, हमारी पार्टी को, हमारे कार्यक्रमों को जो दिल्ली में चलाए जा रहे गालियां तो दी, पर बाद में कहा कि नहीं, दिल्ली में जितने भी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सारे कार्यक्रमों को अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जारी रखेंगे। तो आपने एक्सेप्ट किया कि दिल्ली में जो कार्यक्रम आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं वो जायज है, वो कारगर है, और उनको आप भी मानते हैं कि वो सही है। तो ये तो आपका मैनिफेस्टो कहता है। हाँ जी, बताइए। ठीक है, कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी जीत को लेकर। अमित श्रीवास्तव जी, आपका रिएक्शन, खाता खुलेगा इस बार? जी निश्चित तौर पे मैं बड़े देर से हमारे साथी पैनलिस्ट जो विद्वान प्रवक्ता हैं दूसरे पार्टी के, सबकी मैं बातें सुन रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं कि वफा क्या है। आज दिल्ली की जनता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएगी तो निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि वो 2 चीज़ों पे जरूर देखेगी, क्योंकि ये पूरा चुनाव क्रेडिबिलिटी का है। और आज जब अपने मताधिकार का वो प्रयोग करेगी तो नौटंकीबाज और जिस प्रकार से कहते हैं ना जुमलेबाज लोगों को वहां से खदेड़ने का काम करने जा रही है। क्योंकि उन्हें अब याद आ रहा है शीला दीक्षित जी का वो कार्यकाल जिसमें फ्लाईओवर थे, जिसमें दिल्ली ग्रीन थी,
जिसमें कॉलोनियों का नियमितीकरण था, जिसमें दिल्ली का डेवलपमेंट था और एक नई दिल्ली जो लोग जिसको पसंद करते हैं और जानते हैं कि शीला दीक्षित जी ने क्या क्या किया है, वो सारे काम अब उनके याद आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से देखिए कि अभी आप कह रही थी तो मैं लगातार आपकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। कुछ आंकड़े में प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके समक्ष कि अगर आबादी के हिसाब से हम देखेंगे तो 80% हिंदू, 13% मुसलमान और 4.5% वहां सिख हैं। और अगर जातिवार अगर हम बांटेंगे तो 17% दलित, 16% ओबीसी, 40% जनरल और 30% पूर्वांचली है। तो लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 4 चुनाव का ट्रेंड देखेंगे तो पहले जब आप पार्टी जीती थी तो आप देखिए कि जिस प्रकार से वो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी को आज ये बताना पड़ रहा है कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना के अरविंद केजरीवाल जी को कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मतलब एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली वाली पार्टी। और आज दिल्ली की जनता 2 लोगों को ढूंढ रही है, 2 चीजों को सर्च कर रही है। एक अपने अच्छे दिन जो बीजेपी ने वादा किया था, दूसरा अन्ना हजारे जी को कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर ला दिया जो लगातार दिल्ली को, जिस प्रकार से आप देखिए कि उनके 3 संकट मोचन सब जेल चले गए। दिल्ली का विकास रुक गया है, दिल्ली का डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक गया है। और मुझे लगता है कि ये सारे चीजों को देख के आज जनता वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही है और दिल्ली के बदलेंगे हालात। निश्चित तौर पे वहां की जनता अब कांग्रेस को विश्वास करेगी। और कुछ आंकड़े अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की जनता अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के कामकाज, दिल्ली सरकार के कामकाज की पैरवी करती कांग्रेस भी नजर आ रही थी। और अब चूंकि दोस्ती मुझे लगता है टूट रही है तो इसलिए अब आप भी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से लेकर तमाम वादे दावों को भी जुमला बता रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कवरेज लगातार बंसल न्यूज पर जारी रहेगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक।